ये वीडियो बनाने की वैसे तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस टाइप की वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स इंट्रोड्यूस करने में शायद केपेबल हो कुछ लोगों को, जो कि चीज़ों को बड़े ही लीनियर तरीके से या तो देखते हैं या तो किसी तरीके के एकेडमिक एनालिसिस में से कोई सेल्फ सूदिंग ढूंढते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक स्पेसिफिक कंट्री है जिसका अगर नुकसान हो रहा है, ये सुन के आपको एक दिल को तसल्ली मिलती है और आप इस तरीके का एनालिसिस इस वजह से सुनना पसंद करते हैं जहाँ पे जिस एनालिसिस में या जो एनालिस्ट उस सर्टेन कंट्री को गालियाँ देता है, तो आपके दिल को तो शायद उस उन गालियों को सुन के तसल्ली मिल जाए, बट वो ट्रूथ से कितना कनेक्टेड है ये भी सोच लेना, या फिर उस बातों को जस्ट सुन के क्योंकि आपको अच्छी लग रही हैं सुनने में, विशफुल हैं आपके लिए, आप इतनी सूदिंग ना ले लें या फिर कि आप भूल जाएं कि भाई इसका सच से कितना कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, पाकिस्तान में लाल टोपी जाहिद हामिद ठीक ठाक डिसेंटली पॉपुलर है, ठीक है। वो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो इंडिया को गालियाँ देता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सच बात एक नहीं बोलता अपनी ज़िंदगी में, झूठ दबा के भर भर के बोलता है। और इंडिया के अगेंस्ट जो भी आप बुरी चीज़ सोच सकते हो वो उस व्यक्ति से आप सुन लेंगे, लेकिन फिर भी वो डिसेंटली पॉपुलर। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लो आईक्यू जनता है, जिसको इंडिया पसंद नहीं है, एज ए दुश्मन कंट्री नज़र आता है, उनको वो बातें सुन के कलेजे को ठंडक पड़ती है और वो सिर्फ एब्सोल्युटली उस रीज़न से उसे सुनना शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि अगर आप एक बात को कंटिन्यूसली सुनने लग जाओ, तो गॉयबल्स की थ्योरी के अनुसार अगर आप कंटिन्यूसली एक बात कहते रहो तो वो सच बन जाती है, एटलीस्ट लोगों के दिमाग के अंदर। तो लोग उसको सच में समझते हैं। बहुत सारी उसकी उस व्यक्ति की ऐसी ऑडियंस है जो उसको सीरियसली लेती है, हालांकि मतलब थर्ड क्लास ड्रामा कर रहा होता है। कभी रोने की एक्टिंग करेगा, कभी गुस्से वाले एफेक्टेशंस लाएगा अपनी वॉइस में। थिएट्रिक्स होते हैं ये थिएट्रिक्स होते हैं। वॉइस का इन्फ्लेक्शन, सर्टेन इमोशंस को अपने अंदर वो करना, एक सुपीरियोरिटी ऑफ एयर लेके अज्यूम करके बात करना। फॉर एग्जांपल, उसी व्यक्ति का एक एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है कि हम हमेशा, वो अपने आप को हम करके एड्रेस करता है, जिससे कि वो एक अथॉरिटी ले रहा होता है, राइट। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं अंडरस्टैंड करने वाली। मेरा ओनली मात्र गोल ये है कि जो रियलिस्टिक और ट्रूथफुल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लोग उससे कनेक्ट रहें। और वो मोस्टली ज़्यादातर लोगों को बोथ वेज कट करती है। जो अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड सच इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करें, तो वो उन लोगों को भी थोड़ा सा उससे डिसअपॉइंटमेंट होगी जो उसे पसंद करते हैं पाकिस्तान को, इंडिया में उनको ज़्यादा होगी। और उनको भी कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट होगी जो उसे नहीं पसंद करते। फॉर एग्जांपल, आरफा खानम और सुशांत सरीन दोनों को दिक्कत होगी अगर हम एक्चुअल प्रॉपर ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन पढ़ें। आरफा खानम जैसों को जिनको कि प्यार है वहाँ से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एक एग्जांपल ले लिया, उसको भी उससे दिक्कत होगी क्योंकि फिर उसमें उसकी कमियाँ नज़र आएंगी, उनमें उनकी गलतियाँ नज़र आएंगी। और सुशांत सरीन जैसों को भी दिक्कत होगी क्योंकि फिर उनमें उनको उन्होंने जो बेहतर चीज़ें की हमसे, वो जिन चीज़ों में आगे आए, उनको फिर उन चीज़ों से दिक्कत होगी। सुशांत सरीन से भी मुझे इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ हॉक्स दोनों साइड के, या फिर दोनों साइड के जो फेमस, एक पॉइंट मेक करने के लिए इन दोनों का नाम ले रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, किसी को बुरा लगे, आई अपोलोजाइज। तो मैंने अंकित शाह पे एक वीडियो बनाई थी। अगेन, मैं बेयरली उनसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ हूँ, मैंने उनकी कुछ 2-3 वीडियोस देखी हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे कह रहे हैं उनको ज़्यादा देखो तब आपको उनकी बात समझ आएगी। भाई, जब बेसिक प्रेमिस ही, जब किसी लैंग्वेज की ABCD ही गलत है, तो उसको उसके ऊपर आप कितना भी बिल्ड कर लोगे तो वो कैसे ज़्यादा बेहतर बनेगा। ये मेरा पर्सनल इस मामले के ऊपर सोच है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया उस वीडियो में। उन्होंने डी डॉलराइजेशन पे एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो थी उनकी जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिएक्ट किया था, और मैं कोशिश करता हूँ क्रिटिकली रिएक्ट करने की, क्योंकि हम में से हर किसी का एज ए ह्यूमन बीइंग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का गोल होना चाहिए अपनी लाइफ में। क्रिटिकल थिंकिंग एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आपको वो इस बात का इंडिकेटर है कि आप एक्चुअल में सोचते हो। एनीवे, तो मैंने उनकी वो वीडियो रिव्यू की जिसपे कि काफ़ी लोगों को काफ़ी बुरा लगा। तो उन क्रिटिसिजम्स को मैं यहाँ एक एक करके एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि
कमेंट्स में तो मैं उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन वो फिर बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचती, जो कि ज़्यादा और लोगों तक भी मुझे लगता है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। वीडियो के माध्यम से अगर मैं उसे एड्रेस करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल तक पहुँचेगी। तो उन कमेंट्स को देखते हैं और उनमें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये उस वीडियो का कमेंट सेक्शन है। कुछ लोगों ने, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई मुझे ही क्रिटिसाइज़ कर रहा था, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बट काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स ऐसे आए जो कि बहुत ही, जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल लेवल की सोच की प्रॉब्लम की वजह से गलत है, और इस वजह से ही इनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जैसे रामदास खड़से कहते हैं कि क्रिटिसाइजिंग समवन इज़ गुड, ओके, इतनी बात ठीक है, बट इट शुड बी ऑफ हिज लेवल, प्रिडिक्ट सम इवेंट्स टू हैपन इन फ्यूचर अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, इनका ये कहना है कि क्रिटिसाइज़ करना ठीक है, लेकिन आपको फिर उनके लेवल पे जाके क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए बेसिकली, जैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं जो इवेंट्स होंगे फ्यूचर में। देखो यार, ये जो पूरा प्रिडिक्शन बिजनेस है ना, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक पूरा रैकेट है अपने आप में, ठीक है। कोई भी इवेंट होगा, उसके साथ इतने सारे वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, एक वेरिएबल अगर चेंज हो जाए, पूरी की पूरी आगे की चेन चेंज हो जाएगी इवेंट्स की, और अल्टीमेट इवेंट जिसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इवेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी प्रेडिक्ट कर रहा है, किसी भी व्यक्ति की 100% प्रेडिक्शन सही नहीं होगी। एक जनरलिस्टिक प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर जापान की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, राइट, या फिर कोरिया की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, हम अगर प्रेडिक्ट करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी, तो ये होगा। ये एक बहुत ही जनरलिस्टिक प्रिडिक्शन है, जनरलिस्ट बात कहते हैं इसे। इस तरीके की बातें ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक इवेंट पॉइंट आउट करोगे, ये होगा इस टाइम पे, ये जैसा कि अंकित करते हैं, मुझे पर्सनली उससे इसलिए दिक्कत होती है कि जस्ट बिकॉज इन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात कर दी, कोई और बात नहीं कर रहा था, ये वो, इससे ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ये इवेंट अपने आप से क्रिएट किया है। बड़ी सारी एजेंसीज हैं दुनिया में, गोल्डमैन सैक्स है, मैकेंजी है, इनको जाओ, ये करते हैं, इनका प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब कि कॉरपोरेट लेवल पे ये बिजनेस है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर, ठीक है। कंसल्टिंग एजेंसीज हैं ये। गोल्डमैन सैक्स तो इन्वेस्टमेंट बैंक भी है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, इन दोनों का एक स्पेसिफिक जॉनरा होता है जिसे एक्चुअराइजेशन या एक्चुअरी कहते हैं। उसमें आप जाइए, ये पूरा बिजनेस यही होता है कि किस चीज़ के कितने लाइकलीहुड हैं। ये प्रिडिक्शन नहीं होता, ये वेरिएबल्स के बेस पे लाइकलीहुड होता है, क्या चीज़ कितनी लाइकली टू बी हैपन है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक मैथमेटिकल फिनोमिनन है, ठीक है। मैं पर्सनली प्रिडिक्शन की, मुझे ये क्रिंज लगता है प्रिडिक्ट करना चीज़ों को, अनलेस तो मेरे पास भाई मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेरे पास डेटा है जिनमें मैं डाल सकूं, आर जैसे, या मैथमेटिकल मॉडल बनाने वाले जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर मैं चीज़ें डाल सकूं या एआई में डाल सकूं, और फिर मैं उस डेटा या मॉडल के बेस पे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए बोलूं। वो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके आगे रिगर्जिटेट कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें एक वर्थ होगी, पर वो मेरा खुद का नहीं होगा, वो मैंने नहीं बनाया। तो ये पूरी चीज़ ही, आई एम सॉरी टू से, बट पर्सनल लेवल पर मुझे क्रिंज लगती है, इसलिए मैं प्रिडिक्शन बिजनेस में नहीं हूँ। हाँ, जब कोई प्रिडिक्शन करता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि भाई वो किस बेस पे प्रेडिक्ट कर रहा है, कितनी लाइकलीहुड है, मैं भी उसको अप्रिशिएट करूँगा अगर वो मुझे सही सुनाई देगी। बट अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये बात मेक सेंस नहीं कर रही, बट जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन, मुझे उसको उसमें हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो आई थिंक एथिकल नहीं होगा मेरे एंड पे। तो मैं किसी पे गुस्सा नहीं हूँ भाई, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ यार, मैं तो एक चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ जो कि सही, जो कि अगर मुझे सही लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रशांत कह रहा हूँ, मैं श्वेताब की बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा उसके साथ एग्रीमेंट होता है 80 to 90%, बट 10% मेरा डिसएग्रीमेंट भी होता है। तो फिर वहाँ मैं क्यों अग्री कर रहा हूँ अगर मैं एक डिसएग्रीएबल पर्सन ही हूँ तो। ओके, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका था अभी हनी, कहता है गुड आइडिया, क्रिटिसाइज द फेमस पर्सन टू बिकम फेमस। यार, एक व्यक्ति है जो एकेडमिक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है या फिर प्रिडिक्शनल डेटा प्रोड्यूस कर रहा है,
मैं अगर उसे देख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो जस्ट इनके ऊपर बात नहीं करता, मेरा तो रिएक्शन चैनल है। और एक्चुअली मैं इस बात को थोड़ा सा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा एक ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल है। मैं कोई किसी की वीडियो देख के बस मूव ऑन नहीं कर जाता, मैं एक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरी बातें कितनी इंटेलिजेंट लगे या कितनी डम लगे वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट मैं अपने एंड से एफर्ट करता हूँ। तो ऑनेस्टी और आपका उसके साथ अग्रीमेंट होना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे एंड की ऑनेस्टी और आपका उसके साथ अग्रीमेंट होना, अगर आप डिफरेंट रीजंस की वजह से मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, आपकी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो सकती है, किसी बेंड हो सकता है किसी जगह पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा और मैं ना समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं डिसएग्रीमेंट के। बट कोई फेमस के ऊपर, अब भाई अब ये डी डॉलराइजेशन पे बात कर रहे हैं तो मैं इनके ही ऊपर बात करूँगा ना। या अगर मुझे इन्होंने हो सकता है और 10 चीज़ों के बारे में बात की हो, ठीक है, पर डी डॉलराइजेशन के बारे में मेरा एक अपना पर्सनल व्यू और अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें अगर आपको इन ये पसंद है अंकित शाह और इनकी बातें बहुत पसंद हैं और आप जानना चाहते हैं सत्य, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आई एम क्रिटिकली एग्जामिनिंग हिम या और हिज आइडिया नॉट हिम, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल पाए। अगर मेरे इनको इनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करने से आपको इस बात से गुस्सा आ रहा है, तो यानी कि आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे हैं, आप चीज़ों को इमोशनली देख रहे हैं। उसके बाद शक्ति प्रसाद का कहना है कि गो फॉर पॉडकास्ट विद हिम। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ एक दो लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की पॉडकास्ट के लिए, कहीं से इतना कोई पॉजिटिव क्या कोई रिस्पांस भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैं किसी को भी इस इंडस्ट्री में नहीं जानता पर्सनल लेवल पे, मैं सिर्फ खुद चीज़ें पढ़ता हूँ और जितना देखता हूँ उसके आधार पे बात करने की कोशिश करता हूँ, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो क्या उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या है। अगर आप में से कोई जानता है, कोई उनको कह सकता है, प्लीज़ डेफिनेटली मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू हिम इन पर्सन। हो सकता है ये मुझे पूरा ही थ्रैश कर दें अपने आइडियाज़ से, और जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको थोड़ी खुशी मिले। मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं कर रहा, जैसे सचिन कुमार शर्मा जी हैं, ये जो मेरे प्रेज में लिख रहे हैं, क्योंकि प्रेज में लिखने वालों को एड्रेस करने का यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने प्रेज भी की है। ओके, ये एक बहुत लंबा कमेंट था जिसको मैंने पूरा एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इस पर बात करूँगा, तो मैंने इनको डिटेल में लिख के बताया। लेकिन आज बात कर लेते क्योंकि उन्होंने लिख के भेजा है। यू आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बिटवीन इरानियंस एंड सऊदी अरब, quoting history. Well, bro, do you even know the Iranians under Reza Shah Pahlavi and Saudi under Qatar Islamist, and proud Arab King Faisal were best friends? Okay, ये बात कर रहे हैं इरानियन रेवोल्यूशन 79 में जो है उसके पहले की। उससे पहले रजा शाह पहलवी जो कि पहलवी डायनेस्टी के किंग थे, और किंग फैसल जो कि एक सऊदी फैमिली के किंग थे उस टाइम पे, जो कि जिसके नाम पे आपको आई थिंक शायद फैसलाबाद जो सिटी का नाम चेंज हुआ है, और किंग फैसल एयरपोर्ट या कुछ है सऊदी में भी शायद, तो उनके नाम पे चीज़ें भी हैं। ही वॉज लाइक बहुत ही पतले से चेहरे के एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान थे। उन्होंने एम्बार्गो वगैरह लगा दिया था ऑयल का वेस्ट के ऊपर, तो उससे दिक्कत हुई थी अमेरिका में थोड़ी बहुत। बोथ वर यूएस एलाइज। तो इस पहले पॉइंट को एड्रेस करते हैं कि ये दोनों दोस्त थे। ये दोनों दोस्त इसलिए नहीं थे क्योंकि ईरान और सऊदी की एक लॉन्ग टर्म दोस्ती की हिस्ट्री है। ये दोनों दोस्त इसलिए थे क्योंकि इरानियन जो शाह था वो डेफिनेटली अमेरिका के नीचे था बहुत हद तक। उसकी जो रजीम थी उसको प्रॉप करने में अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट था। अमेरिकन हथियार थे उनके पास, अमेरिकन हर तरह की सपोर्ट मिलती थी। सेम सऊदी अरेबिया को तो शुरू से ही खड़ा ही अमेरिका ने किया है। शुरू से इन द सेंस कि खड़ा होने के बाद उनकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई और बहुत शुरू से उनके रिलेशन है। जो फाउंडर है सऊदी अरेबिया के, उनके टाइम से अमेरिका से उनके रिलेशन है, ये लगा लो आप। किंग साउद आई थिंक नाम था उनका। तो वो इसलिए दोस्त नहीं थे क्योंकि ईरान और सऊदी एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इसलिए दोस्त थे क्योंकि जो उनका जो बॉस था ही वॉन्टेड देम टू गेट अलॉन्ग। ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर।
let's go ahead. In 1969, US supported Israel against all Arabian nations, even after multiple warnings by Faisal of Saudi to the US. ठीक है. After that, Faisal used oil as a weapon. हाँ, oil embargo लगा दिया था by restricting its production, increasing price massively, wreaking havoc in world economy. US was hit badly. एक दो हफ्ते की प्रॉब्लम को इतना बैडली हिट नहीं कहा जाता लॉन्ग टर्म में, बट ठीक है, आपकी बात हम ले लेते हैं. पोस्ट 1971 एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, द यूएस एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट तो अभी भी चल रहा है यार. IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कौन है भाई? ये ब्रेटन वुड्स के ही, UN ब्रेटन वुड्स का ही प्रोडक्ट है, अभी भी चल रहा है. Anyway, post 1971 end of Bretton Woods agreement and the US trying to form the petrodollar wanted pliable Saudi. Pliable का मतलब होता है जिसको आप easily bend कर सको. So to create petrodollar and maintain its dominance, US covertly brought revolution to Iran, removing Raza Shah and bringing Qattar Shia Maulana Khamenei to power. They didn't even allow Reza, a US puppet, to return to US, and Reza died of cancer, probably prison polonium in Egypt. Okay, इनका कहना है कि इट वॉज यूएस. इनका जो आर्ग्यूमेंट है इसका बेसिस ये है कि इट वॉज यूएस जो कि मुल्ला डायनेस्टी को ईरान में लेकर आया. ठीक है. ये आई एम सॉरी, इनका नाम क्या है? खावाबुंगा. आई डोंट एग्री विद यू बिकॉज अगर आपने थोड़ा और जाके इसी चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा होगा, आपको पता चल जाएगा कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन तो क्या मतलब, रेवोल्यूशन, जब ये रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो सबसे ज़्यादा ताप जिस कंट्री पे आया था वो अमेरिका ही था. क्योंकि इस रेवोल्यूशन का मेन पॉइंट ये था कि अमेरिका जो है वो हमारी कंट्री के कल्चर को बर्बाद कर रहा है, और ये जो करप्ट किंग है इसके ऊपर जो अमेरिका ज़बरदस्ती इनसे चीज़ें करवा रहा है जिससे हमारी कंट्री का कल्चर बर्बाद हो रहा है. ठीक है. इतना क्रिटिकल इवेंट हो गया था वो कि अमेरिका को अपने एम्बेसीज के स्टाफ को रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिला. लाइक अफ़गानिस्तान का से जो एग्ज़िट था ना यूएस का, उससे भी 10 गुना घटिया एग्ज़िट ईरान से था. एक मूवी बनी है इस पर, फार्गो नाम है शायद मूवी का. फार्गो नाम का एक टीवी शो भी है, लेकिन शायद मूवी का नाम भी फार्गो है. मेल गिब्सन उस स्टारर मूवी है. जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के एजेंट्स थे स्पेशल ऑपरेशंस के, उन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया कि हम कैनेडियंस हैं, और जो यूएस एम्बेसी का स्टाफ था, क्योंकि यूएस एम्बेसी जला दी थी उन्होंने, उसको भाग के कैनेडियन एम्बेसी में शरण लेनी पड़ी. और कनाडा से क्योंकि उनके नहीं थी लड़ाई, तो कनाडा में उन्होंने उनको नहीं डिस्टर्ब किया उनकी एम्बेसी को. उससे वो डिमांड करते रहे कि हमको वो बंदे दे दो. वो वहाँ गए, उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया पोजिंग एज कनेडियंस, क्योंकि अगर उनको पता चलता कि ये अमेरिकन है ये सारा डिप्लोमेटिक स्टाफ, वो उनको अरेस्ट कर लेते और या तो मार देते या तो अपनी कुछ मांगे मनवाते हैं अमेरिका से उन चीज़ों के अगेंस्ट. ईरान और नॉर्थ कोरिया, अभी जो रशिया का यूक्रेन के साथ एपिसोड हुआ है, इससे पहले तक दुनिया की 2 सबसे मोस्ट हैवीली कंट्रीज सैंक्शनड जो थी वो थी ईरान और नॉर्थ कोरिया. ठीक है. जितना इन्फ्लुएंस यूएसए का सऊदी पे है, तो उतना ही आपके हिसाब से, आपके आर्ग्यूमेंट से ईरान पे भी होना चाहिए. आपको क्या लगता है भाई, जो 2-3 कंट्रीज अमेरिका के सबसे ज़्यादा एंटाई हैं, उसमें से एक ईरान है. ठीक है. आई डोंट नो, आप ये जो बात बोल रहे हो कि जो वहाँ की रेजीम है वो अमेरिकन प्रॉप्ड है, ये तो मैंने एक्चुअली कहीं भी नहीं सुनी ये बात यार. ये बहुत आउटलैंडिश बात है. आई एम सॉरी. इसका प्रूफ तो छोड़ो, ये बात ही मैंने कहीं नहीं सुनी आज तक. एनीवे, आगे चलते हैं. किंग फैसल, और उसको क्यों हटवाएगा वो? अच्छा एक बात बताओ, आपने क्या बोला है? अपनी बात को खुद पढ़ो दोबारा से. क्योंकि किंग फैसल ने ऑयल एम्बार्गो हटा दिया, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, तो अमेरिका ने ईरान की जो फ्रेंडली रिजीम थी अमेरिका के साथ, उसको हटा के अपने अगेंस्ट की रिजीम ला दी वहाँ पे. अरे वो इतना कर सकता था तो वो सऊदी की रिजीम ना चेंज कर देता. खुद यार अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन किया करो यार. इट्स जस्ट
आई एम सॉरी इट्स चलो छोड़ो। और पोलोनियम उसको इजिप्ट में दे दिया। भाई इजिप्ट में आपको पता है इजिप्ट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकली? मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट से निकला है। इजिप्ट में कंटिन्यूसली अगर इजिप्ट का जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म सेक्शन है ना जो उनकी सोसाइटी का, अगर उसको अंडर चेक रखना है तो वहाँ कंटिन्यूसली एक डिक्टेटरशिप चाहिए होती है। द मोमेंट वहाँ से डिक्टेटरशिप हटती है, अभी भी सीसी की जैसे डिक्टेटरशिप है वहाँ, इससे पहले जो जिसके अगेंस्ट तहरीर स्क्वायर को हुआ था उसकी डिक्टेटरशिप थी। द मोमेंट डिक्टेटरशिप वहाँ से हटती है, वहाँ पे भाई एक्सट्रीमिज्म पीक पे पहुँच जाता है। इजिप्ट में कितना मुश्किल है किसी को जेल में मरवा देना, किसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वाली रिजीम के लिए, ईरानियन रिजीम के लिए। ईरानियन रिजीम के लोग कनाडा में मरवा रहे होते हैं लोगों को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पोलोनियम पॉइजनिंग उन्होंने करवा दी हो, ईरानियन रिजीम ने। देखो जब आप चीज़ें प्रेडिक्ट तो छोड़ो, जब आप चीज़ों के कनेक्ट कर रहे होते हैं ना डॉट्स, तो मोर लाइकली इवेंट्स को कनेक्ट करो इन इसके कंपैरिजन में जो आउटलैंडिश चीज़ें हैं। एनीवे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सो नाउ खामेनी इज री इन्विगरेटेड एंटी अरब एंटी सुन्नी फीलिंग्स in Iran and its foreign policy. This was the first gun on the head of Saudi, like Pakistan on India. सऊदीज़ के सर पे ये पहली गन नहीं है। सऊदीज़ के सर पे पहली गन आपको ओके सऊदी अरेबिया जहाँ आज है उस जगह पे जो बड़ी सिटीज़ हैं, हम सेंट्रल इनलैंड सऊदी अरेबियन पेनिनसुला इनलैंड डेजर्ट की बात नहीं कर रहे। जो उनकी सिटीज़ हैं वो उनके कोस्ट के क्लोज में है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट हो चाहे जो रेड सी पे है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट हो चाहे जो पर्शियन गल्फ पे है, या जो वेस्टर्न कोस्ट हो। सऊदी अरेबिया जिस जगह पे आज है ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। उनकी पहली दुश्मनी ऑटोमन एम्पायर से लड़के निकली थी, ठीक है। इसलिए उनकी कोई बहुत स्वीट फ्रेंडशिप नहीं है टर्की के साथ। टर्की का जो बच्चा है, चाइल्ड है जो ऑटोमन एम्पायर का, टर्की, उसके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं। उसके साथ उसकी एक बस चल रहा है, तुम राजा बनोगे कि हम राजा बनेंगे, ये गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया वाला सीन चल रहा है उनका, ठीक है, अगर आप मिर्ज़ापुर देखते हो तो। ईरान तो यार, और ईरान के साथ उनकी एक, जैसा कि मैंने बताया, सिविलाइजेशनल दुश्मनी है। रज़ा शाह पहलवी के टाइम पे भी ना, ठीक है वो पब्लिकली अपीयर कर जाते होंगे, भाई जनता नफरत करती है एक दूसरे से यार। इरानियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोग हैं, जनता की बात कर रहा हूँ, मुकाबले सऊदीज़ के। दे हैव नथिंग इन कॉमन, नथिंग। एथनिसिटी से लेके, लैंग्वेज से लेके, रिलीजियस सेक्ट से लेके, थॉट प्रोसेस से लेके, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड से लेके, कुछ भी कॉमन नहीं है उन लोगों में। अमेरिका ने फोर्सफुली उनको दोस्त बनाया हुआ था, जिसको कि वहाँ के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया ईरान। ये एक्चुअली एग्जैक्टली उल्टा है जो आप बोल रहे हो उससे। और इंडिया पाकिस्तान की गन वाला जो सीन है ना, ये अमेरिका की अब बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रिटिश बाई प्रोडक्ट है एज फार एज आई एम कंसर्न। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं। मैं एग्री नहीं करता कि ये अमेरिका का ब्रेन चाइल्ड था। आई थिंक इट वॉज ब्रिटिश डूइंग। मे बी अमेरिकन ने हेल्प की हो, बट अगेन मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई दावा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ओपिनियन दूंगा। दिस वॉज फर्स्ट गन, ओके। द फैजल was killed by one of his cousins who left for US and married a white woman, CIA agent. She brainwashed him to kill Faisal in his chambers. In this decade, too, Mecca was sieged. Okay, ये एक अलग चीज़ है। Okay, ये कह रहे हैं कि फैसल को उसके कज़न ने मार दिया था, जिसकी वाइफ जो थी वो एक CIA एजेंट थी, जो कि बाद में उसको अमेरिका ले गई। अब ये भाई पता नहीं कौन से ब्रेन डेड कज़न्स हैं जो अपने कज़न को मार दे रहे हैं अपनी वाइफ के कहने पे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसके ही साथ अमेरिका भी चले जा रहे हैं। अगेन इन चीज़ों का क्या प्रूफ है यार? कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ होगा, ठीक है, पर उससे क्या साबित होता है? चलो इसको मान भी लें अगर, तो इससे क्या साबित होता है? इससे तो ये साबित होता है ना कि सऊदी में रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा था अमेरिका। ईरान वाला पॉइंट थोड़ी साबित होता है इससे। हाँ, ये अगर आप कहते हैं ना अपने प्रीवियस पॉइंट के में कि फैसल ने ये कर दिया था, उसके वजह से किंग फैसल को मरवा दिया अमेरिकन सी एजेंट के, तो फिर भी थोड़ी सी सेंस बनती बात की। इसमें कहाँ सेंस बन रही है?
अब ईरान वाला जो आप बीच में घुसा रहे हो, ईरानियन रेवोल्यूशन, उसका तो काउंटर इफेक्ट हो गया ना अमेरिका पे. In this decade too, Mecca was sieged by a person who claimed himself to be Mahdi. Finally, French legions killed him and secured Mecca again. Again, इस चीज़ का भी इस चीज़ से क्या लेना देना है. मक्का सीज इनफैक्ट वेस्ट ने हेल्प की ना भाई, फ्रेंच लोगों ने हेल्प की ना उनकी वहाँ से निकालने में उसे. फ्रांस में रहता था, आपको पता है खुमैनी जब वो एग्जाइल्ड हो रखा था रेवोल्यूशन से पहले, तो फिर तो फ्रांस भी कल्प्रिट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुमैनी को शरण दी हुई थी अपने वहाँ. और बाय द वे जो इरानियन शाह है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फ्रांस में ही थी, जिन्होंने सीज कर ली उनकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी, जो कि नहीं रिलीज़ की उन्होंने शाह की फैमिली को बाद में. आफ्टर फैजल ब्रूटल किलिंग, नेक्स्ट किंग वॉज चोजन बाई US हेल्प who remained pliable to US forever. Kissinger met him and gave him the deal of oil for security. ठीक है, जो आप इवेंट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बता रहे हो ना, उस चीज़ से उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से इस चीज़ की सेंस बनती है. पर ईरान वाले एपिसोड की कोई सेंस ही नहीं बनती. वो तो काउंटर जा रहा है आपके खुद के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट. मीन US will secure Saudi against Iran and Saudi king will be secured from US hired guns and Saudi family rule will be secured by US too. ठीक है, हाँ इतना इतना समझ में आता है. इस तरीके के ऑपरेशन USA करता है जगह जगह. अगेन बट उसका ईरान से कोई नहीं है. दो डबल बकेट थ्योरी यहाँ पे बैठ भी नहीं रही है जो जिसके के बारे में मेन बात हो रही थी. यू आर सिंप्लीफाइंग द इशूज टू मच बाय कोटिंग वेरी बेसिक हिस्ट्री. यू केप्ट सो मेनी बुक्स बिहाइंड योर बैक. यार लोगों को किताबों से क्या दिक्कत है. I don't know what your background is, but to understand geopolitics, you need to grasp over modern history post 1600 to recent times mainly. हाँ तो आप अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. आफ्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स टू. यार देखो, आई डोंट नो मुझे कितनी इकोनॉमिक्स पता है और मुझे कितनी पोस्ट मॉडर्न कह रहा हूँ, अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न हिस्ट्री पता है, यानी कि 1600 के बाद की हिस्ट्री पता है. बट यहाँ पे आपने जितने इवेंट कोट किए हैं, एक्सेप्ट जो आपने अनवेरीफाइड इवेंट्स कोट किए हैं, जैसे कि CIA एजेंट ने अपने हस्बैंड को बोल के फैजल को मरवा दिया, ये मुझे नहीं पता था. बट आई एम प्रेटी श्योर ये किसी हिस्ट्री बुक का पार्ट भी नहीं है, किसी भी करिकुलम के, क्योंकि ये सारी बातें जो होती हैं ये होती ही कोवर्ट है. तो इसको वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई नहीं करोगे तो एजुकेशन करिकुलम में कैसे लाओगे, राइट? और किसी रैंडम बंदे ने अपनी बुक में इसे लिख दिया, उससे मैं सीरियसली नहीं लूँगा. हाँ, अगर US ने अपनी डीक्लासीफाइड फाइल्स में ये बात डिक्लेयर की है तब मैं मान लूँगा. बट मैं इसे हिस्ट्री के तौर पे साइट नहीं कर सकता. आप इसे हिस्ट्री के तौर पे साइट कर रहे हो, ये चीज़ दिखाता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कि किस चीज़ को साइट किया जा सकता है पब्लिकली और किस चीज़ को नहीं. किसी रैंडम बंदे ने अपनी बुक में डिक्लेयर कर दिया, मैंने ऐसा उस जगह से उस व्यक्ति को बताते सुना था जिसने किसी और से सुना था. ये ऐसे आती हैं ये इवेंट्स, क्योंकि अगर कोई बंदा डायरेक्ट कोट कर देगा ना कि ऐसा मुझे पता है, तो उसको सू कर दिया जाएगा कोर्ट में. एनीवे, जिन इवेंट्स की आप मुझे कह रहे हो आपको रीजनिंग चाहिए, ये वो, मेरी रीजनिंग छोड़ दो. आप जो मैंने पॉइंट रखे हैं उसका काउंटर पॉइंट दे दो. जो आप बातें बता रहे हो उनकी ना आपस में कोई कोहेरेंसी है, ना उनका बातों से कोई लेना देना है. जो ओरिजिनल बात जिसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा था ना, ये उस बात को अनक्रिटिसाइज करती है या फिर उस बात को एस्टेब्लिश करती है. आई डोंट नो ब्रो. ओके, ये है सनूपोस. When I first saw Ankit Shah video, no one was talking about de-dollarization, but now everyone is talking about de-dollarization. I first saw his video 3 years ago and I searched a lot of de-dollarization back then. There was fewer videos about de-dollarization. Those who used to criticize him now talking about de-dollarization. Those who have been watching his videos since a long time know who he is. If you watch any video anywhere, you might think there is nothing to it, but he is deeper than everyone thinks. Okay, देखो दोस्त, मुझे इनकी बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है इनके डीडॉलराइजेशन पॉइंट को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है अपनी बात के अंदर. ठीक है, हालांकि मैंने प्लान किया है कि मैं इनकी और भी वीडियोस को एग्जामिन करूँगा आगे जाके, और आई थिंक उसके लिए ये बेहतर है कि मैं यहाँ अपने पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ. मैं एक बात बताना चाहता हूँ.
जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आप ये गलती कर रहे हो, बट जो काफ़ी लोगों ने गलती की है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। किसी भी व्यक्ति के एनालिसिस को इमोशनली मत सुनो, और किसी भी एनालिस्ट के साथ इमोशनली मत जुड़ जाओ। आप पॉइंट्स पे रह के बात करो। मैं कोशिश हमेशा अपनी ये करता हूँ कि पॉइंट्स के ऊपर बात की जाए। तो ये सिंपल सी बात है, मुझे इनके डी डॉलराइजेशन पे इन्होंने जितनी बात कर ली, मैंने उतने को ही क्रिटिसाइज़ किया है, राइट। जो इन्होंने और बातें की होंगी मैंने नहीं देखी ना, मैंने उनके ऊपर बात की। डीपर एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पे है और वो मुझसे इनकी मिस हो गई है, आई डोंट नो वो कैसे उन बातों को काउंटर करेगी जो मैंने बोली है, क्योंकि उनका तो उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं जियो इकोनॉमिक्स के बेस पे बात कर ही नहीं रहा, मैं तो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और मेरा मेन पॉइंट यही है कि लोग सोचते हैं रैशनली, नहीं इमोशनली। जियो इकोनॉमिक्स एक रैशनल साइंस है या फिर फिनोमिनन है। कल्चर और हिस्ट्री एक इमोशनल फिनोमिनन है। इंसान की साइकी में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह घेरती है। तो आपके जो इवेंट्स होंगे वो हमेशा ज़्यादा डिपेंड करेंगे इमोशंस और कल्चरल एफिलिएशंस के बेस पे, मुकाबले इसके कि वो जियो इकोनॉमिक्स पे बेस करें। जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वॉर मेक सेंस करती ही नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे अमीर वक्त ह्यूमन हिस्ट्री में आज के टाइम पे है, और ये सिर्फ एकमात्र इस रीज़न से हो पाया क्योंकि यूएस ने ओशन फ्रेट को और ट्रेडिंग वाया ओशंस को वायबल बनाया है विदाउट एनी और विदाउट मोस्ट ऑफ द डेंजर्स। यूएस के दिए हुए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंडर ये दुनिया का जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट हुआ, जिसकी वजह से आज दुनिया अपनी हिस्ट्री के रिचेस्ट मोमेंट के ऊपर खड़ी हुई है। तो जियो इकोनॉमिक सेंस में वॉर फैक्टर इन होती ही नहीं है। वॉर से नुकसान होता है, हाँ डिस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग वाला प्रोसेस होता है, लेकिन वॉर आपको जनरली उन्हीं जगह पे देखने को मिलेगी जहाँ पे कंटिन्यूसली चलती आ रही है। एनीवे ओके, और आप बात कर रहे थे कि इन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात करनी शुरू की। नहीं ब्रो, देखो मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ। गोल्डमैन सैक्स के पॉलिसी पेपर्स पढ़ो, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाके पढ़ो, और इस तरीके की जितनी भी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं उनके पॉलिसी पेपर्स पढ़ो। आई डोंट नो, आई थिंक ये ऑफ कोर्स ये रिसर्चर है, इन चीज़ों पे बात करते हैं, पता नहीं इन्होंने कोई बुक भी लिखी होगी, हो सकता है। इसका मतलब ये पॉलिसी पेपर्स पढ़ते हैं, इसका मतलब ये उन सोर्सेज को पढ़ते हैं जहां आप नहीं पढ़ते। ये टर्म इन्होंने नहीं कॉइन की है, ठीक है, डी डॉलराइजेशन। एज फार एज आई नो, मे बी की हो, आई डोंट नो, बट एज फार एज आई कैन थिंक इन्होंने नहीं की। तो जहां से इन्होंने ये बातें ली हैं, तो यानी कि कोई और भी बात कर रहा था ना इस बारे में। इस दुनिया में ऐसी एजेंसीज और कंपनी है जिनका काम ही यही चीज़ करना है। तो सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने इनसे कुछ सीखा होगा, इन्होंने किसी और से कुछ सीखा होगा, जिन्होंने इन्होंने सीखा है उन्होंने आगे किसी और से कुछ सीखा होगा। मैंने आज तक एक एनालिस्ट को देखा है जिसकी प्रेडिक्शंस लॉन्ग टर्म में ठीक हुई हैं, जिनके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहा था। उनका नाम है जॉर्ज फ्रीडमैन। अब तो शायद काफ़ी बूढ़े हो गए होंगे, हो गए हैं मतलब कि, बट वो एकमात्र ऐसे इंसान है जिनकी मैंने लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में थिंकिंग, प्रेडिक्शन, चीज़ों को ठीक हो देखा। अदरवाइज मैंने हर किसी को गलत साबित होते देखा है। उनका नाम क्या है, AIM, अभिजीत अय्यर मित्रा। वो 50 चीज़ें 100 चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, 80 गलत निकलती हैं उसमें से। मैं इससे अच्छा रेशियो दे सकता हूँ बाय द वे, अगर मैं इस काम में आ जाऊँ तो, पर मैं आऊँगा नहीं। मुझे जो 80 चीज़ें जो गलत हुई होंगी ना, अगर मेरी आधी चीज़ें भी गलत हो गई ना, तो आधी जो सही है ना वो मुझे सुकून नहीं देंगी। जो मेरी गलत निकल जाएंगी वो मेरे दिमाग को कचोटना शुरू कर देंगी। तो इसलिए मैं नहीं कर सकता ये काम। भाई अपनी जनरल नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव करो। ये है नीलेश झा। तो इनका कहना है भाई अपनी जनरल नॉलेज थोड़ी इम्प्रूव करो। यू आर यार मेरे चैनल पे 850 वीडियोस हैं इन्हीं बातों के बारे में। ठीक है भाई, करते हैं जनरल नॉलेज इम्प्रूव। आप बताइए, थोड़ा सिखाइए हमें। यू आर बुलशिटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। रीड अबाउट अफगान, ईरान, सऊदी हिस्ट्री स्टार्टिंग 19th सेंचुरी। जी अच्छा, पहले वाले कह रहे थे कि 16th सेंचुरी के बाद पढ़ो, अब ये कह रहे हैं 19th सेंचुरी। ओके, एंड इट सीम्स यू डोंट रीड एनीथिंग एट ओके। नीलेश झा जी को बड़ा सख्त गुस्सा आया हुआ है।
anything at all. Please also go through oil for security scheme and petrodollar before coming to comment on anything. You are just opposing for the sake of opposing and random assumptions and ill information. ये बड़ा आयरॉनिक कमेंट है क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में रैंडम एजम्पशंस किए. इन्होंने कहा है कि भाई मैं बुलशिट कर रहा हूँ. इन्होंने कहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा. इन्होंने कहा है कि मेरी जनरल नॉलेज मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे को जनरल नॉलेज मेरी है नहीं. हाँ, इन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि मैंने गलत क्या बोला है. इन्होंने कहीं मेरे पॉइंट्स के अगेंस्ट काउंटर पॉइंट नहीं दिया. इन्होंने बोला तुम गंवार हो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बुलशिट कर रहे हो. ठीक है, तुमने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, तुम बस अपोज कर रहे हो द सेक ऑफ ऑपोजिशन. इस तरीके की जो लाइन ऑफ थॉट होता है ना, या फिर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको रेटरिक बोलते हैं. नीलेश झा जी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ नीलेश झा जी इसका. नीलेश झा जी, आप सिरे के गंवार हैं. आपके ख़ानदान तो क्या, आपके गाँव, आपके राज्य में किसी ने एक किताब खोल के नहीं देखी. बाय द वे मैं भी उसी राज्य से हूँ, इसलिए मुझे रेसिज्म का थप्पा नहीं लग सकता मेरे ऊपर. आपके वहाँ अभी तक लिटरेरी पहुँचा ही नहीं है. आप सिरे के गंवार हैं, अंगूठा टेक है, अंगूठा लगाते हैं आप साइन करने की जगह. अगेन ये सारी बातें मैं मीन नहीं करता, मैं सिर्फ बोल रहा था आपको कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए. अब ये सारी बातें मैंने आपको कह दी, ठीक है. प्रूफ क्या है इसमें? ये तो मैं आपके ऊपर भड़ास निकाल रहा हूँ, जैसे कि आपने निकाली है मेरे ऊपर. अगेन मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ. जब आप क्लेम करते हो तो आपको क्लेम के साथ कुछ एविडेंस देना होता है, काउंटर पॉइंट देना होता है, एग्जाम्पल साइट करना होता है. अगर आप मेरी किसी चीज़ को गलत बोल रहे हो, एक उठाओ कोई चीज़, बोलो कि आपने ये लिखा है और ये सिरे की बकवास की है आपने, और लिखो कि क्यों है वो बकवास. ऐसे तो कोई भी बोलता रहे. आप गंवार हैं, आप घोड़ू हैं, आपका दिमाग, आपकी IQ 0.70 है, आप रिटार्डेड है, कुछ भी बोल दो किसी को. बोलना ही तो है. मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी क्या है. उसके बाद मैंने इनको यही चीज़ बोली थी, तो फिर उन्होंने लिखा कि उससे ज़्यादा एजम्पशन तो तुमने किए हैं अपने वीडियो में. मैंने क्या एजम्पशन किया भाई? मैं तो आपको इवेंट्स बता रहा हूँ. एजम्पशन तो ये कर रहे हैं ना. मैंने बताइए ना क्या एजम्पशन किया है. उसके बाद नीचे ध्रुव त्यागी आते हैं. ध्रुव त्यागी कहते हैं 2.5 मिनट की वीडियो पे भाई तुमने 50 मिनट का एनालिसिस कर दिया. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो उठाई और एनालिसिस कर दिया. जब पहली बार कोई इस इंसान को देखता है, सबको लगता है बकवास कर रहा है. कोई नहीं, धीरे धीरे खुद समझ जाओगे. देखो यार, मैं नहीं कह रहा ये बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों ऐसे शब्द यूज़ करूँगा इनके लिए. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनके जो पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के बीच का बेसिस है, वो मैं उससे अग्री नहीं करता. ठीक है, और ये कहने का अधिकार हर किसी को है, और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि मैं क्यों अग्री नहीं करता. और यही चीज़ मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई आप लोग बेसिक चीज़ों की को नहीं समझ पा रहे कि एक डिसएग्रीमेंट डिफरेंट चीज़ होती है, किसी को बकवास कर रहा है बोलना डिफरेंट चीज़ होती है. डिसएग्रीमेंट तो अपने पिताजी से भी हो जाता है ना लोगों का. तो क्या अपने पिताजी को लोग कहते हैं अरे बापू बकवास कर रहा है तू? ऐसे नहीं होता दोस्त. तलवार या फिर चुम्मा चाटी, इन दोनों के बीच में बहुत गैप है. हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं, हम किसी के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, या तो घोर आलिंगन होगा या तो घोर एक दूसरे का कत्ल हो. ये इसके बीच में बड़ा गैप है दोस्त. ये दो पोल्स के बीच में रहो, एक्सट्रीम पे मत जियो. इन्होंने कहा 2.5 मिनट की वीडियो में, अच्छा मैं जो फंडामेंटल बातों की बात कर रहा था, इन्होंने कहा 2.5 मिनट की वीडियो में 50 मिनट का एनालिसिस कर दिया. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस कर दिया. दोस्त 2.5 मिनट की वीडियो पे अगर मैंने 50 मिनट का एनालिसिस दिया है ना, तो ये मेरे तारीफ की बात है कि मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसके कॉन्टेक्स्ट में. ये आप एग्जैक्टली उल्टी बात कर रहे हो. जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देना होता है ना, वो ऐसे करता है. 2.5 मिनट की वीडियो देख ली, हाँ सब गलत है, छोड़ो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, डॉलर तो मस्त चल रहा है, बढ़ गए आगे, डॉलर तो महंगा होता जा रहा है. मैं ये आइडिया दे दूँ, ये बस आर्ग्यूमेंट दे दूँ अपनी एंड से, अबे इसे तो कुछ ना पता, डॉलर तो ऊपर चलते चले जा रहा है और आगे बढ़ जाऊँ, बस खत्म हो गई वीडियो. 2.5 मिनट की वीडियो को मैंने 3 मिनट का रिएक्शन बना दिया उसके ऊपर. 2.5 मिनट में इन्होंने बोला, 30 सेकंड मैंने बोला अबे डॉलर की तो वैल्यू बढ़ रही है, तो गंवा रहा है, इसको पता ही नहीं, चल गया आगे. ये होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन.
मैं तो अपनी बात का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ दोस्त। मैं तो इनके जिस बेसिस, देखो जब आप कोई एनालिसिस करते हो ना, तो आप एक चीज़ प्रिज्यूम करते हो उसके बेस में। मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि भाई ये मैं अग्री नहीं करता, यानी कि उसके पीछे का एनालिसिस ऑटोमेटिकली डिसअप्रूव हो जाएगा। जैसे चेस खेलते हैं, तो अगर आपने राजा को चेक दे दिया ना, तो बाकी आपके चाहे सारे रानी वानी सब जिंदा हो, लेकिन गेम वहीं एंड हो जाती है। ये वैसे है, अगर आपने किसी आर्ग्यूमेंट के प्रेमिस को वो किया है, तो बाकी का आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करने की ज़रूरत क्रिटिसाइज। ये फंडामेंटल बातें हैं। आई होप ध्रुव त्यागी, आप, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा मजाक वजाक भी कर रहे हैं लोग। ये जीनी भाई। एनीवे आगे चलते हैं। यहाँ अंकित शाह के 2011 से वीडियो और थॉट सेम है। तुम जयपुर डायलॉग में आए सारे कमेंट देखे होंगे। मैं ये सारे कमेंट देखे होंगे। संजीव देख नहीं, मैंने कमेंट इनके नहीं देखे। मैंने जयपुर डायलॉग में इनके बारे में सुना था, पहली बार सुना भी नहीं था इनके बारे में। इनके ऊपर एक आइडिया दिया गया था जिसमें कि मुझे कमेंट में जाके पता चला था। हाँ एग्जैक्टली, जयपुर डायलॉग के कमेंट में जाके पता चला था कि ये किसकी बात, मैं कह रहा यार ये किसकी बात हो रही है, किसको इतना हड़का रहे हैं। तो नीचे कमेंट में गया तो हर कोई भाई कह रहा अरे वो तो बहुत ज़बरदस्त बंदा है, तुम्हें ना पता घंटे का ये वो। एनीवे यस, आप सही कह रहे हो। बट ब्रिलियंस उस डोमेन में देखना है, होना जहाँ उसके मास्टरी है। भाई ये हैदराबादी एक्सेंट में क्यों लिखा हुआ है आपने? और ऑलमोस्ट अंकित और जयपुर डायलॉग के फॉलोइंग एक सेम थॉट से आती है। ओके अच्छा ठीक है, बट अंकित थॉट में एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ही जस्ट कोटेड आर्टिकल्स फ्रॉम, या ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आई एग्री। आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स द सेम थिंग, बट या समथिंग अबाउट हिम, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जस्ट कोटेड द आर्टिकल फ्रॉम हिस्ट्री एंड प्रेजेंट। उसके उल्टा संजय दीक्षित को रोज अपने एनालिसिस बदलता बदलता। जस्ट रिसेंट यूएस का G7 एनालिसिस देख लो, बिफोर इनविटेशन एंड आफ्टर इनविटेशन। ओके ठीक है, तो इनका कहना है कि संजय दीक्षित बढ़िया आदमी नहीं है। वो है, तो मैंने इनको बस यही कहा था कि मैं अग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि संजय दीक्षित जी की कुछ जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी बहुत वन साइडेड या लीनियर हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ब्रिलियंट इंसान है, लेकिन कुछ चीज़ों से उनकी मैं भी एग्री नहीं करता। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा एनालिसिस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिवर्सल, और उसमें दुनिया में क्या चेंज आते हैं कुछ टाइम दो। काफ़ी अच्छे से स्टडी करो अंकित को 2011 से। कुछ रियलिटी समझ आएगी। ना अंकित के दुश्मन हूँ ना संजय का, बट दोनों में से रेलेवेंट कौन है? अंकित शाह, रेस्ट इज अप टू यू। यार मुझे कोई इस बात से, मुझे नहीं पता दोनों में से रेलेवेंट कौन है। हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों ना हो। मैं अगेन, आप समझ नहीं, पता नहीं अगर समझ नहीं, अभी तक तो वैसे मैंने काफ़ी बार बोल दिया, लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ। चीज़ों को अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से देखोगे, आपको एक प्रॉपर सही चीज़ समझ नहीं आएगी। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। इसलिए जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, आई डोंट थिंक कि मैं कॉमन ग्राउंड फाइंड कर पाऊँगा अंकित के साथ यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं देखता चीज़ों को इकोनॉमिक, मैं चीज़ों को कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। और वो चीज़ें हिस्ट्री में वो चीज़ें क्यों चलती आ रही थी, पता नहीं किसका कोट है, मैं भूल गया, सॉरी, मैं एट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा जिनका ये कोट है, बट कोट ये है कि हिस्ट्री डजेंट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। जो कि बेसिकली एक स्मार्ट तरीका है कहने का कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, सिमिलर पैटर्न पे चलती है हिस्ट्री। तो अगर मैं देखता आ रहा हूँ ना कि भाई 1400 साल से 2000 साल से अरेबियन पेनिनसुला और ईरान में लड़ाई है, ठीक है, ये पर्शियन और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में लड़ाई चल रही है, और कोई मुझे आके ये बताएगा कि भाई अमेरिका ने लगाई है ये लड़ाई, तो मैं कहूँगा भाई तुम क्या सिरे के, आ, मतलब हिस्ट्री पढ़ो, मैं इनको यूँ बोलूँगा। आई एम सॉरी, आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मैं बस यूँ बोलूँगा उनको। अगर वो कहेंगे क्या, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये बात है, ठीक है।
तो इसलिए आई डोंट थिंक, आई एम सॉरी बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया कह रहा हूँ, अमेरिका ने जापान और जर्मनी दोनों को लाइक निस्ते नाबूद कर दिया था, ठीक है, बट रीबिल्ड करके भी दिया। क्या बन रही थी इसकी इकोनॉमिक सेंस? नहीं बन रही थी ना। चाइना की पूरी इकोनॉमी को बिल्ड ही अमेरिका ने किया है, किसिंजर और निक्सन के बाद, जो उनकी जो डील हुई उसके बाद से। क्या सेंस बन रही थी इनकी? नहीं बन रही ना। पैसे से बड़े रीजंस होते हैं लाइफ में। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, इंसान की ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बेसिक ज़रूरत होती है सेफ्टी और नरिशमेंट, यानी कि खाना और छत। पर जब ये बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ना, जो गड्ढे में गिरा हुआ है उस इंसान की बात हो रही है, पर जो जिस इंसान की ये ज़रूरतें पूरी हैं ना, उसे ये दिक्कत है कि उसका फूड कहाँ से आएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई रेंट देने की दिक्कत नहीं है, वो मस्त रह रहा है। उसकी नीड्स कुछ और होती हैं। फिर आप किसी और नीड पे जाते हो, फिर फेम चाहिए होता है आपको, फिर आपको कुछ और चाहिए होता है, फिर कुछ और इस तरीके से। किसी को स्पिरिचुअल चाहिए होता है। ये चीज़ सोसाइटीज़ पे भी डिपेंड करती है, कंट्रीज़ पे भी डिपेंड करती है। पैसा तो बड़ी बेसिक नीड होती है यार। अच्छा, उसके बाद इन्होंने और अच्छा ये वही है कमेंट। उसके बाद ये बता रहे हैं जॉनी हिंदू की इनका अपना चैनल है और वो 4 दिन वहाँ बात करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। देखा था मैंने भी वो चैनल, बट उस पर बहुत लंबी वीडियोस है, 1.5 घंटे की वीडियोस हैं। जिस तरीके से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उन वीडियोस पर रिएक्ट करूँगा तो 24-24 घंटे के रिएक्शन वीडियोस आने शुरू यूट्यूब का डेटा सेंटर फूक जाएगा या मेरा लैपटॉप फूक जाएगा या मेरा कंप्यूटर फूक जाएगा। तो वहाँ नहीं जाते दोस्त। आई मीन AIM एंड सुशांत सरीन laughed at him because of what he was saying. ओके, तो मैंने बस ये कहा था कि मैं वैसे नहीं पता कि इन्होंने क्यों इनके ऊपर हंसे होंगे, लेकिन वो दोनों ही बड़े सैवेज हैं, तो मुझे हैरानी नहीं है इस बात पे कि वो हंसे हों, जिसमें कि इनके बारे में कुछ नहीं है भाई, इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद ध्रुव त्यागी कहते हैं यस या पोस्ट mortem experts who don't understand geoeconomics is laughing all their analysis on internet. We know whose analysis is laughable. मैं इस लड़ाई में नहीं जाऊंगा कि कौन बेटर है, सरीन बेटर है कि अभिजीत अय्यर मित्रा बेटर है कि श्रीरांत सरीन बेटर है कि अंकित शाह बेटर है। आई मीन जिसकी इनमें से ये हो सकता है किसी की एक बात ठीक हो, किसी की दूसरी बात ठीक हो, किसी की तीसरी बात ठीक हो, यू नो। तो इसमें किसी भी एक चीज़ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कृष्ण धोरिया कृष्ण धोरिया कहना है उसका एक एक एनालिसिस 100% करेक्ट होता है बेटा, तेरे को कुछ नहीं पता कुछ तेरे को कुछ नहीं पता घोचू, डीप स्टेट कैसे चलाता है वर्ल्ड को पहले वो जान लो। अच्छे से इंडिया का पार्टीशन डॉलर रिजर्व करेंसी कैसे बना, तब पता चलेगा तुझे कुछ साल में, तो खुद अपना एनालिसिस चेंज करेगा देख लेना जब अंकित शाह की प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाएगी। अरे भाई, ये क्या फैन बॉयज है भाई, ये तो भाई ये मतलब बॉलीवुड में सलमान भाई गंजी पहनते हैं छेद वाली, और रिक्शे वाले सारे गंजी पहनने लग गए सलमान भाई को देख के, वैसी वैसी। मतलब वो तो क्या फ़ैन फॉलोइंग होगी जो यहाँ चल रही है भाई, हैं। ठीक है, बढ़िया है। चलो, आपने जो जो बोला, मुझे जो मेरी तारीफ़ें की हैं घोचू और क्या कुछ वो तो कोई बात नहीं, वो तो फनी है। 100% करेक्ट होता है इनका प्रडिक्शन, ठीक है। इस बारे में मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मैं स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ठीक है, अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपका ऐसा बिलीव है कि हाँ इस व्यक्ति का 100% प्रिडिक्शन करेक्ट होता है, आई डोंट नो आपका सिलेक्शन बायस है या क्या है, आई डोंट नो आपकी एज क्या है। आई गेस आप 25 से नीचे के ही लग रहे हो मुझे, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। तो
लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेट्स गिव, मैं आपको देता हूँ ये जीत। आगे चलते हैं। पहले वो जान लो अच्छे से इंडिया का पार्टीशन। आई मीन जितना मुझे पढ़ने को मिला इंडिया के पार्टीशन पे उतना तो पढ़ा है। अब कुछ आप अगर यहाँ कोई बुक्स या आर्टिकल्स का साइट करते तो मैं ज़रूर पढ़ता उन्हें, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं इस बारे में। अच्छे से इंडिया का पार्टीशन, डॉलर रिजर्व करेंसी कैसे बना, उसका भी मुझे एक बेसिक आइडिया है वो कैसे बना। तब पता चलेगा तुझे। ठीक है यार, है वैसे एज फार एज आई नो मुझे पता है वो कैसे बना, तो आई डोंट नो आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब लोग मुझे कह रहे हैं अरे तुझे कुछ नहीं पता, अरे तुझे तब पता चलेगा जब तू ये पढ़ेगा, अरे तब जब। यार आप थोड़ा सा बता दो ना एक्सप्लेन करके, क्या वर्ड लिमिट तो ये कोई ट्विटर तो है नहीं जहाँ पे आपको वर्ड लिमिट बैठ रही है। 4-5 लाइन में एक ऐसे समझो कि आप 5वीं क्लास के किसी बच्चे को समझा रहे हो, और मुझे समझा दो वो बात एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के कि भाई इस वजह से ऐसे ऐसे हुआ था। मैं आपको अब मैं आपको सच बताता हूँ। भदौरिया भदौरिया धोरिया जी, मैं आपको सच बताता हूँ, कृष्ण धोरिया जी। सच ये है कि आपको भी नहीं पता, ठीक है। मेरा तो नहीं आपको पता कि मुझे क्या पता है या नहीं पता, आपको ज़रूर नहीं पता, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप एक्सप्लेन करते यहाँ पे लिखते। और अगर आपको पता है और आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो आपके ये लिखने का भी क्या फ़ायदा है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है आप सब लोग शायद कम एज के हैं, आप सब लोग शायद क्लोज टू 20 हैं, और क्लोज टू ये प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है आपकी एज की। क्लोज टू 20 में हर इंसान को लग रहा होता है कि मैंने ना सत्य प्राप्त कर लिया है, और जैसे जैसे आप 20 की एज से दूर जाते हैं ना, सत्य आपको प्राप्त करना शुरू करता है धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो मैं बस इतना कहूँगा, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं इमोशनली, आप इन बातों से ले रहे हैं कलेजे की ठंडक। जब आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करके इन बातों को पढ़ोगे और एक्चुअल में पढ़ोगे, सिर्फ जाके गूगल पे लिख दो, गूगल जेमिनाई ऑटोमेटिकली आजकल गूगल रिजल्ट नहीं देता, जेमिनाई का रिजल्ट देता है, ठीक है। गूगल पे जाके आप लिख दो हाउ डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी, ठीक है। आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, कोई बहुत डिटेल्ड भी नहीं होगी। आई गेस 200 से 300 वर्ड के अंदर आपको पूरा समझा देगा जेमिनाई, या चैट जीपीटी में देखना है तो वहाँ देख लो, या ग्रॉक पे देखना है तो देख लो। आई एम सॉरी टू से, बट आप लोगों को नहीं पता यार आप क्या बात कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से, और उसका सिर्फ एक ये रीज़न है क्योंकि आप अपने आप को इन चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच कर रहे हो। हमें ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के साथ हमें अपने आप को इमोशनली अटैच, क्योंकि वो हमें सुनने में अच्छी लग रही है, करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बायस हटाओ, अपना इमोशनल अटैचमेंट हटाओ, फैक्ट को फैक्ट की तरह देखो, एनालिसिस को एनालिसिस की तरह देखो, ओपिनियन को ओपिनियन की तरह देखो। मैं सिरे से भी बोल दूं ना कि अगर मेरी नज़र में इस व्यक्ति का पूरा गार्बेज प्रोडक्शन है, तो भी वो मेरा ओपिनियन फिर भी ओपिनियन देने के लिहाज से मैं गलत नहीं हूँ, जो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन नॉन प्रिंसिपल या अनप्रिंसिपल्ड बात हो जाएगी ये अपने आप में। तो आप सब लोगों को जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, मैं 2-3 बातें एट द एंड ऑफ द डे बोलूँगा और इनवाइट करूँगा कि वो एक्सरसाइज करो। पहली चीज़, अपने आप को किसी भी व्यक्ति के साथ मेरे समेत इमोशनली डिटैच करो, इमोशनली मत अटैच करो कि इसको किसी ने बोल दिया तो हमें गुस्सा आ गया, क्योंकि आपकी बातों से आपके जो इमोशनल उबाल है ना वो नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने कोई भी डिसरिस्पेक्ट अंकित को नहीं करी, मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स पे बात करी है, मैंने आपको हिस्ट्री बताई है चीज़ों की, और अगर आप ये सुन के ट्रिगर होकर मुझे गालियाँ दे रहे हो तो इसका मतलब ये है भाई आपका ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है। फ्रंट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आपका ठीक से या तो डेवलप नहीं हुआ है, या तो आप, आई एम सॉरी टू से, वेरी लो IQ इमोशनल इंडिविजुअल हो। दूसरा आंसर इसका यही हो सकता है, बट मैं एज्यूम करूँगा कि आपकी एज अभी कम है। तो अपने आप को चीज़ों से इमोशनली डिटैच करना सीखो। आई मीन फैमिली से नहीं, फैमिली के साथ इमोशनली अटैच रहो इस तरीके की चीज़ों से, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है ना कि कोई व्यक्ति गलत है और आप कहना चाहते हैं कि सर आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, या फिर भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो नीचे लिखो कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, सही चीज़ ये है। ये होती है प्रॉपर बात।
तुम फुद्दू हो, ये क्या है, इसमें मैंने क्या तीर मार लिया। कृष्ण धोरिया को मैं नीचे जितने इन्होंने शब्द लिखे इतनी ही गालियां दे सकता हूं। इनसे भी नीचे गिर जाऊं तो माँ बहन की गालियां देने लग जाऊंगा, ठीक है, पर उससे होगा क्या। मैं यहाँ गालियां देने के लिए थोड़ी आता हूँ यूट्यूब पे। तो आप सबको मैं बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इमोशनली स्टेबिलिटी, और एक्चुअल में चीज़ें जानने की कोशिश, एक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये नहीं कि ये हमें पसंद है तो हम अटैच हो जाएंगे इस चीज़ के साथ।